अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट एक ग्लैंड होता है जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स को रिलीज कर रहा होता है। हम एंडोक्राइनोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स पे जाकर एक्ट करते हैं और बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स जो है वो कंट्रोल हो रहे होते हैं। ठीक है, ये फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली एक ऐसा ग्लैंड है जो कि थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन के अंदर इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हमारे पास ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन के हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनती है इस तरह की, इस शेप की। इसको जो टॉप लेयर है, ऊपर एक लेयर होती है, नीचे की तरफ एक लेयर होती है। जो ऊपर वाली लेयर उसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, नीचे वाली लेयर को एंडोडर्म कहते हैं। ठीक है, दरमियान में एक लेयर होती है जिसको हम मेसोडर्म कहते हैं। मेसोडर्म के सेंटर के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड। अब हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये डेरिवेटिव होता है एंडोडर्म का, सॉरी एक्टोडर्म का। एक्टोडर्म कौन सी है? टॉप लेयर। ठीक है, तो एक्टोडर्म का ये जो है एक डेरिवेटिव होता है। हमारे पास ट्राइलेमिनर डिस्क बनती है, ये उससे इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब ये जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म क्या करेगी? एक्टोडर्म जो है फर्दर ग्रो करती है, ग्रो करके हमारे पास एक प्लेट बनाती है जिसको हम कहते हैं न्यूरल प्लेट। ठीक है, ये ग्रो करके क्या बनाएगी? न्यूरल प्लेट। ठीक है, न्यूरल प्लेट। अब न्यूरल प्लेट के थ्रू ये जो हमारे पास नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होगी। नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी? हमारे पास एक तो आएगा हमारे पास क्या? ब्रेन। ठीक है, और सेकंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों किस चीज में आ रहे हैं? ये दोनों आ रहे हैं नर्वस सिस्टम का। ठीक है, नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन में ये हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इस न्यूरल प्लेट के बनने के साथ साथ एक और स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या है? इसी स्ट्रक्चर, जब ये न्यूरल प्लेट बन रही होती है, इसके साथ एक और स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब ये न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है ये सेकंड नेम है हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है, अब जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर से हम इसको समझ सकते हैं कि पोस्टीरियर है तो फिर एंटीरियर भी होगा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली इसके टू पार्ट्स होते हैं। इस एक को हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ इस तरह की शेप होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है, अब ये जो है इसको हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये ऊपर जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर के साथ अटैच होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस के साथ हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये इस तरह अटैच होता है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी तो है। हमने बात की कि जो हमारे पास एक्टोडर्म है वहां से हमारे पास न्यूरो हाइपोफाइसिस बनता है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बना रहा होता है। अब बात आती है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे बनता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ इस तरह बनता है कि हमारे पास ड्यूरिंग डेवलपमेंट एक पाउच बनता है जिसको हम कहते हैं रथ केस पाउच। ठीक है, जब ये ऊपर एक्टोडर्म बन रही होती है, हम इसको ड्रा करते हैं साथ साथ। ठीक है, ताकि इजी आपको समझ आ सके। ठीक है, देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक लेयर है जिसको हम कहते हैं एंडोडर्म। ठीक है, यहां से हमारे पास एक बन रही होती है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, और इस तरह का एक ग्लैंड टाइप बन रहा होता है जिसको हमने कहा कि ये हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी की डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ जो हमारे पास एक लेयर होती है और यहाँ से डेवलपमेंट हो रही होती है रथकेस पाउच की। ठीक है, अब रथकेस पाउच से एक बड टाइप एक स्ट्रक्चर निकलती है। ठीक है, अब ये बड टाइप स्ट्रक्चर और ग्रो करती है और ग्रो करके किस तरह के स्ट्रक्चर में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाला तो हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऐसे कैसे रहेगा, ये नीचे वाली जो साइड है ना ये एक थोड़ी सी लेंथी होती है, लेंथी होकर एक और बड टाइप स्ट्रक्चर बनाती है। और नीचे यहाँ पे ये जो ग्रो है ना या इसकी ग्रोथ है, इस ग्रोथ को हम कहते हैं रथकेस क्लिफ्ट। रथकेस क्लिफ्ट। ठीक है, RATHKES। ठीक है, रथकेस्ट क्लिफ्ट। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप पे जो रथकेस्ट क्लिफ्ट है ना, जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये पार्ट यहां से डीजेनरेट हो जाता है या गायब हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये वाला जो पाउच है ये इसके साथ जाके मिल जाता है। ठीक है, तो कुछ स्ट्रक्चर इसकी नेक्स्ट स्टेप पे कुछ इस तरह बनेगी, ये ऐसे, नेक्स्ट स्टेप पे नीचे वाला ऐसे अटैच हो जाएगा और नीचे वाला जो हमारे पास रथकेस्ट क्लिफ्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है,
अब ये जो दो स्ट्रक्चर्स बनी है, ये ऊपर वाली जो है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, और ये वाली जो स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये इस तरह कुछ इसकी फॉर्मेशन होती है जो कि डेवलपमेंट हम कहते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। अब यहाँ पे ये है कि अगर कोई पूछता है कि हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो उसकी डेवलपमेंट कहां से होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकली, तो हमने कहना है एक्टोडर्म से, क्योंकि ऊपर वाली एक्टोडर्म सी ना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे हमने इस तरह जाना है कि फॉर एग्जांपल हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि ये कौन कौन सी चीजें हैं, एंटीरियर और पिट्यूटरी जो है वो कहां कहां से डेवलप हो रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो प्लेट है हमारे पास, सॉरी क्लिफ्ट है, रथकेस्ट क्लिफ्ट, ठीक है, अगर ये फॉर एग्जांपल डिजनरेट नहीं होता, डिजनरेट होना ये हमारे पास इसके लिए अलग वर्ड यूज करते हैं ओब्लिटरेट, ठीक है, अगर ये ओब्लिटरेट नहीं होता तो ये हमारे पास एक किस्म की सिस्ट बनाता है, उस सिस्ट को हम कहते हैं क्रेनियोफ्रेंजियोमा, ठीक है, क्रेनियम मतलब स्कल या ब्रेन, ठीक है, फेरेंजियोमा, ठीक है, क्योंकि ये फेरेंक्स से मतलब हो रही होती है फ्रेंजियोमा, ठीक है। ये वाली जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी होता है ये फेरेंक्स का पार्ट होता है और ये ऊपर की तरफ ग्रो करके जाता है, ठीक है। अब ये अगर फॉर एग्जांपल रथ के क्लिफ्ट जो है ये ओब्लिटरेट ना हो तो ये हमारे पास एक पाउच बना देता है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं क्रेनियो फेरेंजियोमा, ठीक है। ये एक बिनाइन ट्यूमर होता है, ये सिस्ट होती है जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास बच्चों के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका नॉर्मल साइज जो है फॉर एग्जांपल अगर ये सिस्ट हो और इसका साइज अगर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए, या हमारे पास जो है ये 10 mm, ठीक है, 10 mm मतलब होता है वही 1 सेंटीमीटर ही, ठीक है। इससे इसका अगर साइज ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है हमारे पास, फिर हमारे पास होता है आईसीपी, ठीक है, आईसीपी इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है, आईसीपी होता है इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स आती हैं, उसको फंडोस्कोपी के ऊपर हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लरिंग ऑफ विजन आती है, पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाता है, ठीक है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर की सिम्टम्स हैं। ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे जब हम ब्रेन हेमरेजेस को डिस्कस करेंगे या हम स्ट्रोक्स को डिस्कस करेंगे, उनके अंदर ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है। या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के अंदर इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो जाता है। जब किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसके अंदर जो ब्रेन का प्रेशर है वो हाई होता है, उस प्रेशर के हाई होने की वजह से हमें हेडेक फील होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्रेनियोफ्रेंजियोमा अगर किसी को हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर आईसीपी रेज्ड हो जाएगा, ठीक है। क्रेनियोफ्रेंजियोमा एक सिंगल जो है हमारे पास बिनाइन ट्यूमर है ब्रेन का, जो कि चिल्ड्रंस के अंदर होता है, सुप्राटेंटोरियल। अब ये ब्रेन की स्ट्रक्चर मैंने जो ड्रा की हुई है इसके अंदर ये फॉर एग्जांपल ये सेरिबेलम है, पोन्स, मेडुला, मिड ब्रेन और हमारे पास सेरिब्रल। अच्छा, अब इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं टेंटोरियम, ठीक है। अगर इससे अप है कोई भी चीज तो हम कहेंगे सुप्राटेंटोरियल, और इससे अगर बिलो है तो हम इसको कहेंगे इंफ्राटेंटोरियल। अब इंफ्राटेंटोरियल के अंदर स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी आती हैं, हमारे पास मिड ब्रेन आता है, पोन्स आते हैं, मेडुला आता है और सेरिबेलम आता है, ठीक है। अगर इनके अंदर कोई किसी किस्म का भी ट्यूमर बन रहा है तो हम उसको कहेंगे इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर, ठीक है। और अगर इसके सुपीरियर बन रहा है तो हम कहेंगे सुप्राटेंटोरियल ट्यूमर, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास कहां बन रहा है, ये हमारे पास सुप्राटेंटोरियल बन रहा है। सुप्राटेंटोरियल जो भी ट्यूमर्स होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास किन पेशेंट्स के अंदर आते हैं, जिसको वो होते हैं अडल्ट्स, ठीक है। और जो हमारे पास इंफ्राटेंटोरियल है वो हमारे पास कहां आते हैं, चिल्ड्रन के अंदर। अब ये जो हमारे पास क्रेनियोफ्रेंजियोमा है ये एक एक्सेप्शन है, ये प्रेजेंट करता है चिल्ड्रन के अंदर, और ये कहां पे है, सुप्राटेंटोरियल, ठीक है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे पड़ा हुआ है तो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ है तो ये क्या है, सुप्राटेंटोरियल। ये सुप्राटेंटोरियल एक वाहिद या सिंगल क्रेनियोफ्रेंजियोमा है जो कि हमारे पास चिल्ड्रन के अंदर प्रेजेंट होता है। अदरवाइज जितने भी सुप्राटेंटोरियल ट्यूमर्स होते हैं वो सारे के सारे अडल्ट्स के अंदर आते हैं, बच्चों के अंदर नहीं आते। होप सो कि सारी की सारी चीजें आपको समझ आई हैं। ये थी आज की एम्ब्रियोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। होप सो कि ये सारे के सारे स्टेप्स आपको समझ आए हैं। अगर यहां तक कोई भी क्वेश्चन है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि आपको रिप्लाई कर दूं। जो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स जो कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है वो रिलीज कर रहे होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। फिर एक एक हार्मोन को हम लेके चलेंगे और उन सारे के सारे हार्मोन्स को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।